गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो आइसोमेरिज्म में आपको बताए थे कि आइसोमेरिज्म कहते किसको हैं और आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। तो उसमें आपको बताया गया था कि आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। और सेकंड में आपको बताए थे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर आपको बताए थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन 6 तरह से होता है। सबसे पहला चेन आइसोमर्स, दूसरा में आपको बताए थे पोजिशनल आइसोमर्स, थर्ड में आपको बताए थे रिंग चेन आइसोमर्स, फोर्थ में आपको बताए थे मेटामर्स, फिफ्थ में आपको बताए थे फंक्शनल आइसोमर्स और सिक्स में होता है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में आपको बता चुके हैं कि टॉटोमेरिज्म कहते किसको है। टॉटोमर्स होने के लिए कोई भी दो कंपाउंड एक दूसरे का टॉटोमर्स कहलाएगा। इसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए ये भी आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है। साथ ही साथ ये भी आपको बताया गया कि टॉटोमर्स कितने तरह का होता है। उसमें आपको बताए थे कि पहला जो होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। सेकेंड में आपको बताए थे नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, थर्ड में आपको बताए थे नाइट्रोसो ऑक्जाइम टॉटोमेरिज्म, फोर्थ में आपको बताए थे आइमीन इनामीन टॉटोमेरिज्म और फिफ्थ में आपको बताए थे साइनाइड इनाइमीन टॉटोमेरिज्म। इसमें आपको ये भी बता चुके हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉटोमर्स है उस होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो आज हम लोग टॉटोमेरिज्म में कीटो इनॉल टॉटोमर्स का स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे कि अगर आपका दो कंपाउंड दिया हुआ है, एक कीटो है और दूसरा इनॉल है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कीटो और इनॉल में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमर्स। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट में क्या कहता है कि जनरली इन मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। अब यहां पर देखिए एक कंपाउंड हम ये लिए और इसका टॉटोमर्स क्या होगा ये सभी लोगों को पता है। इसका टॉटोमर्स ये होगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं कीटो फॉर्म और इसको हम लोग पढ़ते हैं इनॉल फॉर्म। ये सब सारा बता चुके हैं। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कीटो फॉर्म। हम ये कभी नहीं बताए कि हाँ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो इसको कीटो फॉर्म कहेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो वहां पे देखिए क्या हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कीटो फॉर्म। इसको क्या पढ़ेंगे? कीटो फॉर्म। लेकिन यहाँ पर देखिए कीटोन नहीं है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो कहता है कि अगर एक कार्बोनाइल मोनोकार्बोनाइल अगर एक कार्बोनाइल ग्रुप है तो जनरली ये देखा गया है कि कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनॉल फॉर्म से ज्यादा होता है। तो आप सवाल कर सकते हैं कि कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी से क्यों ज्यादा होगा। तो सिंपल सा बात है कि अब हम लोग दोनों स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि कीटो फॉर्म में कार्बन ऑक्सीजन है सो डबल बॉन्ड है और इनॉल फॉर्म में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और डिफरेंसेस क्या है? कीटो फॉर्म में यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड है। यही मेन डिफरेंसेज है। तो अब ध्यान से समझिएगा क्या बोलने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा ये बताता है ना कि कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। और किसके रिस्पेक्ट में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी से।
तो अब देखिए इससे क्या दिक्कत हुआ, इससे ये प्रॉब्लम हुआ कि जब इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये कीटो फॉर्म है तो जल्दी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है। ऐसे आपको बताए थे कि कीटो इनॉल फॉर्म जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि कीटो फॉर्म है तो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा, और इनॉल जो है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। कि कीटो और इनॉल में अगर आपसे पूछा जाए कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स हो तो वहां पर कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो नीचे एक लिख लीजिए लाइन कि ऑन स्ट्रक्चरल ग्राउंड कीटो फॉर्म इज मच मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। ये बात सब लोग को समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो कीटो फॉर्म ग्रेटर देन इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म मच ग्रेटर देन इनॉल फॉर्म। ध्यान रखिएगा कि अगर मोनोकार्बोनाइल ग्रुप है और आपसे अगर पूछा जाए कि कीटो इनॉल में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका स्टेबिलिटी कम होगा, तो कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी इनॉल फॉर्म के स्टेबिलिटी से ज्यादा होता है। और कैसे हम लोग डिसाइड किए? तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग डिसाइड किए कि कार्बन ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस रिस्पेक्ट में। तो जो मेन डिफरेंसेस था, यही डिफरेंसेस के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लिए। तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए, याद रखिएगा कि जनरली, अब देखिए यहां पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं जनरली। जनरली का मतलब क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ही ज्यादा होगा। हम आपको ये बोल रहे हैं कि जनरली मोनोकार्बोनाइल अगर कंपाउंड है तो कीटो इनॉल में कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इनॉल फॉर्म के। इनॉल फॉर्म के भी स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कीटो फॉर्म, लेकिन वहां पे कोई एडिशनल फैक्टर काम करता है। तो नीचे फिर एक लाइन और लिख लीजिए कि इन जनरल ऑन स्ट्रक्चरल ग्राउंड, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं दैट टॉटोमर शुड डोमिनेट एट इक्विलिब्रियम व्हिच इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। अब यहां पर देखिए, अभी आपको बताया गया था कि कीटो इनॉल जो फॉर्म है या टॉटोमर जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम में कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। और कीटो इनॉल में आपको क्या बताया कि कीटो का स्टेबिलिटी है सो ज्यादा होता है, यही कारण है कि इक्विलिब्रियम में कीटो फॉर्म है सो ज्यादा डोमिनेट करता है। इसको लिख लीजिए जल्दी से, यहां तक सभी लोग, यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए तो पैराग्राफ चेंज कर करके इसी में एक लाइन और लिख लीजिए कि दिस इज ऑलमोस्ट ए जनरल रूल इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म अनलेस सम एडिशनल फैक्टर ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑपरेट्स इन इनॉल फॉर्म। ये एक जनरल रूल हो गया कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कीटो टॉटोमर्स का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इनॉल फॉर्म से। कब तक? जब तक कि इनॉल फॉर्म पे कोई एडिशनल फैक्टर ऑपरेट नहीं कर रहा है। ये बात सब लोग को याद रहेगा। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इनॉल फॉर्म से तब तक जब तक कि इनॉल फॉर्म में कोई एडिशनल फैक्टर ऑपरेट नहीं कर रहा। पैराग्राफ चेंज कर करके लिख लीजिएगा। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अभी बताएं कि इक्विलिब्रियम में डोमिनेट कौन करेगा, इक्विलिब्रियम में कंटेंट किसका ज्यादा रहेगा। तो यहां पे कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स एट इक्विलिब्रियम दैट टॉटोमर विल बी प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। जैसे अगर कीटो और इनॉल में है और आपको कहा गया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कीटो फॉर्म 50% हो गया और इनॉल फॉर्म 50% हो गया। नहीं, कीटो फॉर्म है तो इनॉल में कन्वर्ट होना चाहेगा, इनॉल फॉर्म है कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। लेकिन
यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम में उसका अमाउंट ज्यादा होगा। यहां पे ये कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम दैट टॉटोमर विल बी प्रेजेंट इन मोर अमाउंट व्हिच इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। और अभी आप क्या देखें कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे कीटो इनॉल में कीटो का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो इक्विलिब्रियम में उसका अमाउंट है सो आपका ज्यादा होगा। कह रहे हैं कि हाउ एवर फॉलोइंग फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ टॉटोमर। कह रहा है कि अभी आपको क्या बताया कि कीटो इनॉल में कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। कब तक? जब तक कि इनॉल फॉर्म पे कोई एडिशनल फैक्टर ऑपरेट नहीं कर रहा। अब वो एडिशनल फैक्टर क्या क्या होता है? तो सबसे पहला एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, दूसरा सॉल्वेंट और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इनॉल फॉर्म में ये सब एडिशनल फैक्टर ऑपरेट हो रहा है तो वहां पर इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ये बात सब लोग को समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला हो गया एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। अब इनोलाइजेबल हाइड्रोजन किसको कहेंगे? तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि जो हाइड्रोजन टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करता है, जो हाइड्रोजन टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। यहां पर जेड के जगह पे आप एस भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट होता है, एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का क्या इफेक्ट होता है। इसको नोट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि इन 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। अब देखिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहां पे क्या कह रहा है? 1,3 डाइकार्बोनाइल। अब देखिए 1,3 का मतलब क्या हुआ कि इसका अगर 1 कहते हैं तो 1 2 3, इसको अगर आप 1 कहेंगे तो 1 2 3। तो क्या कह रहा है कि अगर 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स है तो उसका इनॉल फॉर्म आपका क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। अभी आपको क्या बताए थे कि कीटो इनॉल में जनरली कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। कब तक? जब तक कि कोई एडिशनल फैक्टर इनॉल पे काम ना करे। अब यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि अच्छा इसका जो है इनॉल फॉर्म लिख करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या था, टॉटोमर्स होने के लिए क्या कंडीशन बताए थे? टॉटोमर्स होने के लिए आपको बताए थे कि पाई बॉन्ड से कंजुगेटेड पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, और वह कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 कार्बन होना चाहिए। याद आ रहा है सभी लोग को? टॉटोमर्स होने के लिए पाई बॉन्ड से कंजुगेटेड पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर भी 3-3 हाइड्रोजन जो है वो कंजुगेटेड है, यहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन कंजुगेटेड है, और यहाँ पर भी तो ये हाइड्रोजन कंजुगेटेड है इस पाई बॉन्ड से। अब सवाल ये है कि जब आपको टॉटोमर्स लिखने के लिए कहा जाए तब आप कैसे लिखिएगा, किसके साथ टॉटोमर्स कराइएगा? यानी कि इनॉल फॉर्म जब लिखना होगा तो ये वाली हाइड्रोजन से कराएंगे या ये दोनों में से किसी एक से कराएंगे? क्या लगता है? तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? तब आपको ये देखना होगा कि कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है? जो हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा, अभी आपको बताए थे ना एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का बात हम लोग कर रहे थे, तो वहां पे कह रहा है कि इनॉल फॉर्म में वही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा जिसका एसिडिटी ज्यादा है। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि यहां पर जो हाइड्रोजन है 2 और ये दोनों में से किसका एसिडिटी ज्यादा है? तो सबसे पहला बात, ये जो 6 हाइड्रोजन है ये तो आइडेंटिकल है, तो मेरे को ये डिसाइड करना है कि इसमें और इसमें किसका एसिडिटी ज्यादा होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां पर देखिए, इस कार्बन के साथ ध्यान से समझिएगा, इस कार्बन के साथ 2-2 हेसो कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ।
अब कार्बोनाइल ग्रुप लगने से होगा क्या, आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा। तो जब अपने तरफ खींचेगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो सॉरी इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक उसी तरह से यहां पर भी CO ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कार्बन से, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा, तो इस पर है सो पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे हम लोग क्या निकाल लिए कि दोनों कार्बन पे है सो आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, किसके चलते, ऑक्सीजन के चलते। अब यहां पे देखिए, अब इस कार्बन में और इस कार्बन में अगर आपसे बात किया जाए कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो आप कॉमन सेंस बता सकते हैं कि यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा, ये भी तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा, तो यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। सेम सिचुएशन इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। नहीं, यहां पर इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को तो ये भी अपने तरफ खींचेगा, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी वही चीज होगा, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सवाल यह है कि क्या ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? तो हम लोग कहेंगे कि ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस कार्बन पे दो CO ग्रुप जो है इधर अपने तरफ खींच रहा है, तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो जब मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इसका मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है उसका एसिडिटी ज्यादा होगा। ये बात सब लोग को समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग इनॉल फॉर्म लिखेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन है सो टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप चाहें तो इसका अगर टॉटोमर्स लिखना चाहते हैं तो कोई स्टूडेंट ऐसा लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड, टॉटोमर्स लिखने के लिए आपको पिछले क्लास में बता दिए हैं, तो यहां पर है सो CH2 डबल बॉन्ड CO, ठीक है, और इधर आपका हो गया CH2 CO और CH2। एक स्टूडेंट क्या किया कि इससे है सो टॉटोमर्स लिखा, तो यहां पे हो गया CH3 और ये हो गया आपका COH और इधर है सो डबल बॉन्ड, यहां पर CH CO और CH3। देखिए अब एक बार हम क्या किए, ये वाली हाइड्रोजन से टॉटोमर्स लिखे और एक बार है सो इससे लिखे। अब इसी में आपसे अगर पूछ दिया जाए कि अच्छा बताइए किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका स्टेबिलिटी कम होगा, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और इसका कम होगा। और रीजन फिर आपको अगर पूछा जाए कि रीजन क्या, क्यों ऐसा आप बता रहे हैं, तो आपको कहना होगा कि इस हाइड्रोजन का एसिडिटी ज्यादा है। अभी आपको पहला पॉइंट में बताए थे एसिडिटी ऑफ फिनोलाइजेबल हाइड्रोजन, तो इसीलिए है सो जब भी बनाएगा तो इससे जब अगर टॉटोमर्स आप लिखते हैं इनॉल फॉर्म, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसका अमाउंट ज्यादा होगा, इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। ये बात सब लोग को समझ में आ गया? तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इनॉल फॉर्म लिख दिए। ठीक है, ये मोर एसिडिक है, ये तो क्लियर हो गया ना सभी लोग को, तो इसका इनॉल फॉर्म हम यहाँ पे लिख दिए। अब ये जो इनॉल फॉर्म लिखा गया, अब आपसे कहा जाए कि अच्छा बताइए ये फर्स्ट और सेकेंड में, ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में, इसको अगर हम फर्स्ट कह रहे हैं इसको सेकेंड कह रहे हैं, तो दोनों में कौन मोर स्टेबल होगा? तो इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल होगा। ऐसे आपको क्या बताया कि जनरली कीटो और इनॉल में कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया। अब फिर सवाल उठता है कि क्यों इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया, तो यहां पर देखिए एडिशनल फैक्टर क्या क्या काम कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला एडिशनल फैक्टर यहां पर यह काम किया कि कीटो फॉर्म का जो हाइड्रोजन है ये आपका मोर एसिडिक हो गया।
दूसरा, इनॉल फॉर्म इसलिए मोर स्टेबल हो गया क्योंकि अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा, तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक है, तो यहां पर कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बोलिए सभी लोग, कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर देखिए फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा पॉइंट में बताए थे, इनॉल फॉर्म में एडिशनल फैक्टर क्या ऑपरेट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यही कारण है कि इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट और आप क्या बता सकते हैं, तो तीसरा पॉइंट में अब आप समझिए कि यहां पर देखिए ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इससे क्या है, कंजुगेटेड है, तो ये रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करेगा। यहां पर भी कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर भी देखिए कंजुगेटेड है। पाई बॉन्ड जब कंजुगेटेड होता है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक्सटेंडेड क्या है, कंजुगेशन है, तो रेजोनेंस भी होगा। तो इनॉल फॉर्म पे देखिए दो दो एडिशनल फैक्टर ऑपरेट कर गया। कौन कौन, सबसे पहला कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा में हम आपको फिर क्या बता रहे हैं कि रेजोनेंस होगा। क्यों रेजोनेंस होगा, तो पाई बॉन्ड से कंजुगेटेड पोजीशन पे लोन पेयर है, अब पाई बॉन्ड यहाँ पे कंजुगेटेड है, दोनों केस में यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इसको हम फर्स्ट कहें और इसको सेकेंड कहें और आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। ऐसे जनरल रूल हम आपको क्या बताएं, जनरल रूल आपको ये बताए कि कीटो इनॉल फॉर्म में कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। कब तक, जब तक कि कोई एडिशनल फैक्टर ऑपरेट नहीं करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से हम लिख सकते थे, ठीक है। अब इस तरह से जब हम लिख और आगे लिखेंगे भी, ध्यान रखिएगा आगे लिखेंगे भी, यहां पर हम इस तरह से इसलिए नहीं लिखे क्योंकि स्टूडेंट को जनरली ना कंफ्यूजन क्या हो जाता है, उनको अगर पूछेंगे कि अच्छा बताइए कितना मेंबर का रिंग है, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो काउंटिंग करके बता देंगे कि सर 6 मेंबर का रिंग बन रहा है। लेकिन ये जो 6 मेंबर का रिंग आप बोल रहे हो, वो 6 मेंबर का रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सबसे और एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लिखे तो ये 5 मेंबर का रिंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 मेंबर का रिंग और 6 मेंबर का रिंग में कौन मोर स्टेबल होता है, तो 6 मेंबर का रिंग मोर स्टेबल होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, 6 मेंबर का रिंग मोर स्टेबल होता है, उसके बावजूद भी इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए इस तरह से हम नहीं लिखे। आगे कभी भी इस तरह से हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वहां पे ये मान करके चलिएगा कि वो 6 मेंबर का रिंग नहीं है, कितने मेंबर का रिंग है, 5 मेंबर का रिंग है। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि नॉट ए 6 मेंबर्ड रिंग, रेदर इट इज 5 मेंबर रिंग। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो इसको 6 मेंबर का रिंग नहीं कहना है, इसको क्या बोलना है, 5 मेंबर का रिंग बोलना है। समझ में आ रहा बात, क्यों इसको काउंटिंग नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का साइज जो है बहुत ही छोटा होता है, जिसके चलते उसको हम लोग काउंटिंग नहीं करते। समझ में आ रही बात, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो रीजन क्या क्या हुआ, यहां पर कीटो इनॉल में इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई कीटो से, तो सबसे पहला रीजन क्या हुआ, सबसे पहला रीजन ये हुआ कि कीटो में जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है। तो आप यहां पे रीजन करके भी लिख सकते हैं या हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं कि कीटो फॉर्म हैज मोर एसिडिक हाइड्रोजन। दूसरा में हम आपको क्या बताएं, दूसरा में आपको बताया कि इनॉल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है। एक्सटेंडेड कंजुगेशन का मतलब क्या हुआ कि वहां पर रेजोनेंस भी हो रहा है। तो सेकेंड पॉइंट में फिर आप लिख लीजिए कि इनॉल फॉर्म इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इनॉल फॉर्म किसके चलते स्टेबिलिटी बढ़ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते हो गया, और साथ ही साथ एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, यहां पर रेजोनेंस भी हो रहा है। यही कारण है कि कीटो इनॉल में इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यही बात तो आपको पहले भी बताया
कि कीटो इनॉल में जनरली स्ट्रक्चर के बेसिस पे कीटो की स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है इनॉल फॉर्म से। कब तक? जब तक कि इनॉल फॉर्म पे कोई एडिशनल फैक्टर ऑपरेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, इनॉल फॉर्म पे एडिशनल फैक्टर ऑपरेट किया। सबसे पहला हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा यहाँ पे पाई पाई कंजुगेशन है या डबल बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन है, तो रेजोनेंस करेगा। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इन साइक्लिक, ध्यान से समझिएगा, इन साइक्लिक 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि अगर कोई साइक्लिक में 1,2 डाइकार्बोनाइल है तब वहां भी इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल होगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे देखिए, इसको अगर 1 कहेंगे तो ये 2 होगा, इसको 1 कहेंगे तो ये 2 होगा। ये साइक्लिक कंपाउंड है और 1,2 डाइकार्बोनाइल है, दो कार्बोनाइल ग्रुप है। अब इसका अगर आपसे कहा जाए कि इनॉल फॉर्म लिखिए, तो इनॉल फॉर्म कैसे लिखिएगा? सभी लोगों को पता है, इस तरह का पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। यहां पर देखिए हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। अगर हम इस हाइड्रोजन से इनॉल फॉर्म लिखने के लिए कहेंगे तो ये क्या होगा, यहां पर आपका ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। नहीं, यहां पे ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे सिंगल बॉन्ड OH और यहां पर ये डबल बॉन्ड, यही स्ट्रक्चर होगा ना। तो इसका जब आप इनॉल फॉर्म लिखेंगे तो इस तरह से होगा। फिर वही बात कि अब देखिए यहां पे क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब दोनों देखिए एक दूसरे के काफी नजदीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा उसी को तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं ना। तो यहां पर फिर क्या होगा, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो गया। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड? तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स था तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा हुआ? तो इसका दो रीजन है। फिर से समझिए, यहां पे सबसे पहला बात समझिए कि 1,2 डाइकार्बोनाइल है। आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितना लोन पेयर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है 102 लोन पेयर है, इसके पास भी है 102 लोन पेयर और इसके पास भी है 102 लोन पेयर। ध्यान से समझिएगा। नहीं, अब यहां पे क्या है कि कीटो फॉर्म में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म में लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा है और जहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होगी। जहां पे लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है वहां पर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है। जबकि अब इसका इनॉल फॉर्म जब आप लिखते हैं तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहला ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया। अब जब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया तो लोन पेयर रिपल्सन खत्म हो गया। एक ये फायदा हुआ। दूसरा फिर क्या हुआ कि यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो यहां पर आपको साइक्लिक कंपाउंड ध्यान रखिएगा, साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स है। साइक्लिक कंपाउंड में 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स है तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा हुआ ये सब लोग को समझ में आया। अब यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा था कि सर ये साइक्लिक ही क्यों लिखे, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर लिखें, ठीक है, यहां पर भी देखिए टॉटोमर्स होगा। पाई बॉन्ड से कंजुगेटेड पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहां पर भी पाई बॉन्ड से कंजुगेटेड पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टॉटोमर्स होगा। अब देखिए यहां पे इसके पास है 102 लोन पेयर, ठीक है, इसके पास भी है 102 लोन पेयर। अब यहां पर क्या होता है कि ओपन चेन जब कंपाउंड होगा, ध्यान से समझने का,
जब ओपन चेन कंपाउंड होगा और ये लोन पेयर रिपल्सन है, तो आपको क्या बताए थे कि सिंगल बॉन्ड होने से रोटेशन पॉसिबल है। समझ में आ रहा बात? यहां पर क्या है, लोन पेयर का रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन को कम करने के लिए क्या होगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा। और क्यों रोटेट हो रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इस दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल है, ये चीज बताए थे। तो अब ये क्या होगा, ये रोटेट होकर करके CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कीटो इनॉल में इनॉल जो हम आपको बताए 1,2 डाइकार्बोनाइल, वो साइक्लिक कंपाउंड के लिए बताए। अगर इसमें हम बात करें ओपन चेन कंपाउंड में कि कीटो इनॉल में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तब फिर आपको जवाब देना होगा कि कीटो की ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है ये समझ में आया, रिंग के चलते यहां पर है सो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि ओपन चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जिस तब वहां पे क्या है, रोटेशन पॉसिबल है। तो रीजन क्या हुआ, रीजन ये हुआ कि इन कीटो फॉर्म लोन पेयर रिपल्सन इज प्रेजेंट, उसमें लोन पेयर रिपल्सन हो गया। दूसरा रीजन क्या हुआ कि इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहा है, मोलेक्यूल को स्टेबलाइज कर रहा है, यानी कि मोलेक्यूल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं कि इफ इनॉल फॉर्म इज एरोमेटिक देन इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। अगर आपका इनॉल फॉर्म एरोमेटिक हो जाता है तो इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा होगा, आप इसको एग्जांपल से समझिए। और ऐसे भी आप जानते हैं कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। अब यहां पर देखिए, ये एक कंपाउंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोफॉर्म। इसका इनॉल लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो कैसे कोई भी टॉटोमर होता है तो कैसे हम लोग कीटो से इनॉल लिखते हैं ये आपको बता चुके हैं। यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन है, ठीक है तो दो हाइड्रोजन, लेकिन हम लोग को मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन से, और यही है सो आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के टुवर्ड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो अगला टॉटोमर्स लिखाएगा वो क्या होगा, ये OH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या हो गया, फेनॉल। और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं ये आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका इनॉल फॉर्म जब लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा फेनॉल, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फेनॉल। और इसको अगर फर्स्ट कहें और इसको सेकेंड कहें और आपसे पूछा जाए कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड मच ग्रेटर देन है सो फर्स्ट। क्यों, अब कोई पूछ दे कि क्यों सेकेंड की स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ है, तो कीटो फॉर्म, और आपको जनरल रूल क्या लिखाया गया कि कीटो इनॉल में कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इनॉल फॉर्म से, तो यहां पर इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों हो गया, तो आप कह सकते हैं कि ये 100% एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसीलिए सेकेंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा फर्स्ट से। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको कहा जा रहा है कि एज स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेज परसेंटेज ऑफ इनॉल इंक्रीजेज। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि जैसे जैसे अल्कीन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इनॉल का परसेंटेज भी इंक्रीज करेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, अब आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट ये तीनों में किसका ज्यादा है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस रहे कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बताइए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तीनों का इनॉल फॉर्म लिखना होगा। और इनॉल फॉर्म लिखने के लिए बता चुके हैं। अब यहां पर जब इनॉल फॉर्म लिखिएगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड होगा CH और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH-OH। ठीक उसी तरह से इसका अगर इनॉल लिखना होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH-OH और ये CH3 जैसे वैसे रह गया, तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH-OH हो गया। अगर कोई स्टूडेंट को
कीटो से इनॉल फॉर्म लिखने नहीं आता है या इनॉल से कीटो फॉर्म लिखने नहीं आ रहा है तो इसके पीछे वाला वीडियो देखिए, वहां पे आपको डिटेल में बताया गया है क्या कंडीशंस होना चाहिए, कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे टॉटोमर्स होगा, कहाँ पे टॉटोमर्स नहीं होगा, माने कहाँ पे टॉटोमेराइज करेगा, कहाँ पे टॉटोमेराइज नहीं करेगा, ये पूरा डिटेल में बताया गया। तो अगर किसी स्टूडेंट को अगर दिक्कत हो रहा है कि ये कीटो से इनॉल में आप कैसे लिख दिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसके पीछे का वीडियो देखें। और ऐसे यहाँ पर भी हम बताते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, फिर ये पाई बॉन्ड से कंजुगेटेड पोजीशन पे ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, तो यही पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर देखिए क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड और CHOH, ये हो गया। अब देखिए बात को समझिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझने लगते हैं कि इसका जब हम लोग इनॉल लिखे हैं ना तो इनॉल का स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। नहीं, आप यहाँ पे गलत हैं। हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। अगर ये दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो कीटो का ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। क्यों? तो आपको सबसे पहला ही रूल बताया कि कोई भी मोनोकार्बोनाइल अगर ग्रुप है तो कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इनॉल से। ये दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे नहीं पूछा जा रहा है कीटो इनॉल में, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये तीनों में परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस रहे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबका इनॉल लिख देना है। अब इसमें आप देखिए, ध्यान से समझिए, इसमें आपको देखना होगा कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसका स्टेबिलिटी कम है। तो इसमें ये जो अल्कीन है ये सारा क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्कीन है। तो यहां पर क्या हुआ कि इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंड का होगा, फिर फर्स्ट का होगा। अब हम तो आपको बता दिए कि नहीं, इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। आप कैसे पहचानिएगा, आप कैसे बताइएगा कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और क्यों होगा। या क्लास में अगर टीचर आपसे पूछ भी दें कि अच्छा जी बताओ ये तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है इनॉल में, तो आप बता दिए थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। तो रीजन पूछेंगे ना कि क्यों ऐसा। तो सबसे पहला चीज ध्यान रखिए, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर आपके पास कोई अल्कीन है, ठीक है, तो यही आपका अल्कीन हो गया और दोनों तरफ हम क्या किए, हाइड्रोजन लगा दिए। यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर 4 हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग बोलेंगे अनसब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलेंगे, अनसब्स्टिट्यूटेड। लेकिन अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। अब यहां पर क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन है और एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। उसी तरह से कोई दूसरा हाइड्रोजन हटा करके कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड। बोलिए, सब समझ में आ रही है बात। तो रूल क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब फिर यहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं कि सर ये कहाँ से आया, क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो ये GOC जब फर्स्ट आप पढ़िएगा या रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़िएगा तो वहां पर हाइपर कंजुगेशन बताया जाएगा। यहां पे आप सिंपल ये जान लीजिए कि यहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर है सो देखिए 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर है सो 3-3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहां पर जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है डबल बॉन्ड से, मतलब डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड पोजीशन पे जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो हम अभी बोलेंगे कि उसके चक्कर में भी मत पढ़िए, जब GOC पढ़ाया जाएगा तो वहां पे फिर पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अभी बस सिर्फ इतना ही याद रखिए कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 1 2 और ये 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर देखिए कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन
संलग्न है, इसका मतलब क्या हुआ, दो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। और यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन और एक 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और रूल क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो ये क्या हो गया, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया। तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, इसी चलते इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। तो जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो इसीलिए कहा गया कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बताइए, तो थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। लेकिन फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा कभी हम नहीं बोल रहे हैं कि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इससे, नहीं। मोनोकार्बोनाइल ग्रुप में कीटो और इनॉल में कीटो की ही स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, अल्कीन में इनॉल का परसेंटेज, इनॉल का कंटेंट बताइए कि किसका ज्यादा होगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं और आपको बताना है। यहां पर देखिए, इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकंड कह रहे हैं। ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए किसका ज्यादा होगा, जल्दी बताइए सभी लोग। तो ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। सभी लोग जानते हैं कि कीटो इनॉल में कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। अब फिर कोई पूछ देगा कि क्यों ऐसा हुआ, तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहां पर क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, जबकि यहां पर है सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और एक्सपेरिमेंटल ये डाटा कहता है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। जब किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। यही कारण है कि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और इसका स्टेबिलिटी है सो कम होता है। याद रहेगा सभी लोगों को। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसका आपको इनॉल फॉर्म लिखा गया ये। अब आपसे इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकंड कह रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट और सेकंड में बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, जल्दी से बताइए। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। और आप जानते हैं कि मोनोकार्बोनाइल ग्रुप में अगर कीटो इनॉल में अगर बात किया जाए कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो कीटो का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इनॉल फॉर्म से। तो यहां पर भी हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। रीजन फिर वही है कि इसका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ है सो ज्यादा होता है, या कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं। इसका इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए, इसको अगर फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकेंड, और आपसे पूछा जाए कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए कि क्या होगा, तो ये कीटो फॉर्म है। ध्यान रखिए ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है, तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जल्दी से बताइए। अब जो स्टूडेंट अगर ये बोल रहे हैं कि सर फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, वो गलत है। तो बोलिएगा कि अचानक क्या हो गया। अभी तो आप चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि फर्स्ट का मतलब कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इनॉल से, तो यहां पर कीटो की स्टेबिलिटी इनॉल से क्यों नहीं ज्यादा होगा, तो फिर अभी आप भूल गए। पांचवा रूल क्या बताए, पांचवा रूल में अभी क्या बताए कि कोई अगर इनॉल एरोमेटिक हो जाए, यही एग्जांपल था ना, कोई भी इनॉल अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो जाए तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। यानी कि यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर जब हम बात करेंगे तो कीटो का स्टेबिलिटी और इनॉल का स्टेबिलिटी में इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मच मच मोर ग्रेटर देन है सो इनॉल होगा। यहां पर इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो की स्टेबिलिटी से मच मच मोर होगा, यानी कि सेकेंड ग्रेटर देन, या कह सकते हैं मच मच ग्रेटर देन फर्स्ट। क्यों ऐसा हुआ ये समझ में आया। ये 100% होता है, ये 100% एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये सब चीज ध्यान में रखिएगा, अलग से आपको रूल बता दिया गया। 5 पॉइंट हम आपको डिस्कस किए। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसका इनॉल फॉर्म लिखना है। बहुत सारे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि हम पिछले वाले क्लास में बता चुके हैं। यहाँ पे अगर पूछेंगे कि अच्छा जी बताइए इसका इनॉल फॉर्म लिखाएगा, बोलेंगे नहीं सर नहीं लिखाएगा, तो गलत है। उनको लगता है कि क्यों नहीं लिखाएगा, तो यहां पर देखिए जो हाइड्रोजन है वो नहीं
टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करेगा? दोनों नहीं पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन जो है टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो टॉटोमर्स कैसे लिखेंगे? कुछ याद आ रहा है? तब आपको क्या देखना होगा, यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ भी तो एक हाइड्रोजन है, और ये चीज हम आपको बताए थे। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये आपको समझना है कि नाइट्रोजन के पास है सो एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है सो टेट्रावैलेंट होता है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो तीसरा बॉन्ड कहाँ गया? तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इसका टॉटोमर्स कैसे लिखाएगा, तो इस तरह का एग्जांपल हम आपको पिछले क्लास में दे चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये है सो इसके टुवर्ड शिफ्ट होगा, ये इसके टुवर्ड शिफ्ट होगा और ये इसके टुवर्ड शिफ्ट होगा। यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर OH हो जाएगा। यानी कि इसका जो टॉटोमर्स लिखेंगे ये हो गया। याद आ रहा है? कुछ बताए हैं ऐसा? अब इसको हम लोग फर्स्ट कहें और इसको सेकंड कहें और आपसे पूछा जाए कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो नहीं बता पाएंगे। क्या होगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड या सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट? बताइए सब लोग क्या होगा। तो अगर आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड तो ये गलत है। ऐसा नहीं कि हाँ ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म है तो कीटो का स्टेबिलिटी तो ज्यादा होती नहीं, फिर आप गलत हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब एरोमेटिक कंपाउंड हो गया तब यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। यानी कि कीटो इनॉल में इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे सेकेंड ग्रेटर, मच ग्रेटर देन फर्स्ट। क्यों ऐसा लिख रहे हैं मच ग्रेटर देन फर्स्ट? क्योंकि यहाँ पर ये एरोमेटिसिटी आ गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो ये सब चीज आपको रूल बताया गया, उसको ध्यान में रखिएगा। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है ना, इसको हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बताइए। परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं बताना, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबका इनॉल फॉर्म लिखना। तो आप क्या कीजिए ना, देखिए इस बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर करके खुद से है सो सबका इनॉल फॉर्म लिखिए और देखिए कि आपसे होता है कि नहीं। और अगर किन्हीं को इनॉल फॉर्म लिखने में दिक्कत होता है तो आप पिछले क्लास वाला वीडियो फिर से जा करके देखिए। अब यहाँ पर क्या है, इसका इनॉल फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दोनों टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करेगा। तो पाई बॉन्ड आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। यानी कि आप ऐसे लिख दीजिए स्ट्रक्चर, तब भी सही है। पाई बॉन्ड यहाँ पे दे देंगे तब भी सही है। इसका इनॉल फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये OH हो गया। ठीक उसी तरह से इसमें देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहाँ वाला करेगा, तो ये पाई बॉन्ड हो जाएगा और ये OH हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड, तो इसका टॉटोमर्स ये हो गया। और इसका जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CHOH नहीं और CH2 डबल बॉन्ड। ये सब एग्जाम्पल पहले भी आ चुका है। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को ये निकालना है परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो सबसे पहला काम क्या किए, सभी का इनॉल फॉर्म लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। आप ही लोग बताइए सबसे ज्यादा किसका स्टेबिलिटी है, किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड है, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, तो थर्ड की स्टेबिलिटी है सो सबसे ज्यादा है, तो हम लिखेंगे थर्ड। अब बताइए इसके बाद किसका होगा, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ में। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकेंड और फर्स्ट, ठीक है ध्यान से समझिएगा, सेकेंड और फर्स्ट में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो सेकेंड की स्टेबिलिटी है सो ज्यादा होगा। अब आपसे पूछा जाए कि रीजन कैसे डिसाइड किए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड है, वो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन आपको रेजोनेंस में क्या बताए थे, जहां पर डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट ज्यादा होता है उस मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है और दोनों है सो कंजुगेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकेंड में अगर आपसे पूछा जाए कि किसका
नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो सेकंड का नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर आपसे पूछा जाए कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो सेकंड का, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन सेकंड लिख देंगे। अब हम लोग का बात आ गया कि फर्स्ट और फोर्थ में कैसे डिसाइड करेंगे। फर्स्ट और फोर्थ में कैसे डिसाइड करेंगे? रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है। कैसे? लोन पेयर से डबल बॉन्ड देखिए कंजुगेटेड है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यहां पर भी देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर दोनों का 2 ही होगा। तब आप कैसे फिर डिसाइड कीजिएगा कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा किसका स्टेबिलिटी कम? तो अभी आपको एक रूल बताए थे। क्या रूल बताए थे? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। क्या रूल बताए थे? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब यहाँ पे बताइए कैसा सब्स्टिट्यूटेड है? तो अगर हम बताए थे कि 4 हाइड्रोजन है तो अनसब्स्टिट्यूटेड, 3 हाइड्रोजन है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, 2 हाइड्रोजन है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1 हाइड्रोजन है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, 1 भी हाइड्रोजन नहीं है तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है यहां पर 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, जबकि यहां पर 3 हाइड्रोजन है, 1 ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो फोर्थ जो है आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि ये है सो आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। और रूल क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में हमको डिसाइड करने के लिए कहा जाए कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि फर्स्ट का है सो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और उसके बाद है सो फोर्थ का होगा। यानी कि परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा है सो थर्ड का हो गया, फिर सेकंड का हो गया, फिर फर्स्ट का हो गया और फिर फोर्थ का हो गया। और रूल में हम क्या बताए? क्या रूल बताए कि रूल करके आप नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज बिकॉज मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। बहुत सारा स्टूडेंट को ये भी नहीं समझ में आता है कि किसको हम लोग मोर सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं, किसको लेस सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। तो फिर से यहाँ पे आप एक लाइन लिख लीजिएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे अनसब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 हाइड्रोजन को हटा करके 1 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए तो इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। या इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन आप हटा करके 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए तो इसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो अब मेरे ख्याल से सभी लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि किसको हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे, किसको अनसब्स्टिट्यूटेड कहेंगे, किसको डाई सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे। इसके आगे भी और एग्जाम्पल है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और एक क्लास और लगेगा तो टॉटोमर्स आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।